Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So beta, I welcome you all to a very interesting lecture, one more lecture of physics, that is kinetic theory of gases. बेटा ये एक important chapter है, important because thermodynamics जैसे important chapter का ये foundation है, पहली अच्छी बात. दूसरी अच्छी बात कि बेटा ये physics और chemistry दोनों के अंदर आता है और आप approach कोई भी रखो, you will get the answer. आप chemistry के क्वेश्चन को physics की approach से solve कर सकते हो, physics के क्वेश्चन को chemistry की अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बेटा दोनों सब्जेक्ट का एक कॉमन चैप्टर कवर हो जाएगा. ठीक है, तो ये उसका फाउंडेशन है और मैं अगली क्लास के अंदर बेटा थर्मोडायनेमिक्स भी लेके आऊंगा, बट उसे समझने के लिए केटीजी में मास्टरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो छोटा चैप्टर है, विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट और विल इंश्योर कि बेटा इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके ब्रेन में अच्छे से फिट हो जाए. ठीक है बेटा, हमेशा की तरह नोट्स कॉपी निकाल लो, प्रॉपर नोट्स बनाना, जहां क्वेश्चन दूंगा खुद से सॉल्व करना, तभी आगे बढ़ना. प्रॉपर क्लास की तरह बिल्कुल क्लास वाली एनर्जी और क्लास वाले फोकस के साथ अटेंड करना है. ठीक है, स्टार्ट करें बेटा, चलो लेट्स गो. तो बेटा सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि इन केटीजी है ना एक टर्म है जिसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि बार बार ये यूज होती है. आप बोलोगे सर कौन सी टर्म, तो मैं बोलूंगा बेटा वो टर्म है आइडियल गैस. राइट, जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो ये आइडियल गैस क्या होती है भाई? आइडियल गैस इज बेसिकली एक गैस ओनली, लेकिन ये वो गैस है जो कुछ चीजों को फॉलो करती है. बोलोगे कौन सी चीजों को करती है सर? पहली चीज तो बेटा इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं राइट, दे ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल स्पेस, मतलब कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते. बोले ठीक है सर, मैंने क्या कहा बेटा? हाइपोथेटिकल गैस हुज मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल स्पेस. तो एक तो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे जिसके मॉलिक्यूल्स हैव नो इंटरैक्शंस, यानी कि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बेटा उन फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आइडियल गैस की, ये बेटा गैस लॉस को एग्जैक्टली ओबे करता है. किसको? गैस लॉस को. तो अगर इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो देखो कितनी काम की टर्म्स है इसके अंदर. पहली काम की टर्म है बेटा हाइपोथेटिकल गैस, मतलब ये आइडियल नेचर की है. करेक्ट, अगर आइडियल बोले तो बेटा मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है ना, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, तो ये वैसी गैस है. ठीक, दूसरी चीज ये क्या करती है, इसके मॉलिक्यूल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस नहीं होते, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये सारे के सारे गैस लॉस को ओबे करती है. अब जैसे मैं ये बात बोलता हूं कि गैस लॉ को ओबे करती है, आप मेरे से पूछोगे कि सर पहले ये बताओ कि व्हाट आर गैस लॉस. मैंने कहा बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है बेटा. देखो गैस लॉ क्या होता है बेटा अपने पास? गैस लॉ इज बेसिकली एन इक्वेशन. राइट, कौन सी इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन. ये कितनी होती है? PV = nRT. जो भी गैस इस इक्वेशन को प्रॉपरली एग्जैक्टली फॉलो करे उसे आइडियल गैस कहते हैं. जो नहीं करे वो रियल गैस बन जाएगी. बोले ठीक है सर, ये तो समझ आ गया. एक बार छोटी मोटी बातें बता दो, इसमें PV = nRT क्या है? ऑल्दो सारे बच्चों को पता है कि व्हाट इज PV = nRT, फिर भी मैं कभी जब क्लास में पूछता हूं कि बेटा यहां जो P होता है, प्रेशर होता है, उसकी यूनिट क्या है, तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है. वो सोचता है सर ATM में होगी कि पास्कल्स में लिखूं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखूं. तो वो सारी बेसिक चीजें ढंग से सुन लेना ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना आए. PV = nRT में जब मैं बेटा P की बात करता हूं तो P इज बेसिकली प्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल. राइट, और प्रेशर की बेटा यहां पर जो यूनिट होनी चाहिए दैट यूनिट इज ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. राइट, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा V की, तो V हमारे पास क्या है बेटा? वॉल्यूम. वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब में नहीं रखनी है, वॉल्यूम की यूनिट बेटा लीटर्स में रखनी है. समझ गए? अगर मैं बात करता हूं बेटा N, तो N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स. बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आपको बहुत अच्छे से आता है, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस. ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बेटा R, तो R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. और बेटा इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है 0.082 समथिंग, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0.083 भी बोल सकते हैं. करेक्ट, और बेटा जब यहाँ पे 0.083 बोलते हैं तो यहाँ पर प्रेशर ATM में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर्स में होना चाहिए. करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोर्स मोल्स में होने चाहिए. टेम्परेचर की अगर बात करूं बेटा केल्विन में होना चाहिए, केल्विन में, तब जाकर के आप 0.083 लिखोगे. नहीं तो अगर मैं इसे कर दूं लेट से पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे मैं कर दूं मीटर क्यूब में, तो फिर ये 8.314 बन जाता है जूल की टर्म के अंदर.
समझे मेरी बात को? तो ये जो R का वैल्यू ना, कभी कभी आप देखोगे तो KTG में 0.083, केमिस्ट्री में भी ये यूज करते हैं, थर्मोडाइनमिक्स में बहुत जगह 8.314 यूज करते हैं। कारण क्या है ना बेटा, वहां पे प्रेशर को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हो, वहां पर आप वॉल्यूम को मीटर क्यूब लिखते हो, यहां पे वॉल्यूम को लीटर लिख रहे हो, यहां पे प्रेशर को ATM लिख रहे हो, तो यूनिट्स का फर्क है, उसके बेसिस पे ये 0.083 8.314 बन जाता है। तो ये कंफ्यूजन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, जैसे ही पूछा जाता है दिमाग में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी आपका क्लियर होना चाहिए। आराम से इसे कॉपी कर लो, समझ लो, यहीं पे वीडियो पॉज कर लो। मैं थोड़ा हट गया हूं ताकि आप कॉपी कर सकते हो, करेक्ट? यहीं वीडियो पॉज करो और पूरा कॉपी करो, उसके बाद ही आगे बढ़ना बेटा। खासकर ये वाली यूनिट्स की किस यूनिट में रखना है, वरना गलती करके आओगे, बता रहा हूं मैं अनकॉन्शियसली, ठीक है? तो प्लीज कॉपी इट डाउन। और बेटा अगर कोई ये भी पूछ ले मेरे से कि इसकी यूनिट क्या होगी R की, तो देखो प्रेशर मतलब ATM, वॉल्यूम मतलब लीटर, तो हम यहां से लिख सकते हैं ATM लीटर, ठीक है? और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बेटा, डिवाइडेड बाय यानी पर यूनिट मोल और केल्विन, समझ गए? ATM लीटर बाय मोल केल्विन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा अगले पॉइंट के साथ, ठीक है? देखो अगला जो पॉइंट है ना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, आराम से समझना। अगले पॉइंट में मैं सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताने जा रहा हूं। पहला इंपॉर्टेंट नोट कि रियल गैस की इक्वेशन क्या है। आप बोलोगे सर रियल गैस क्या? अभी बताया था ना, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो ना करे, जो गैस लॉज को ओबे ना करे, जो PV = nRT को फॉलो ना करे, तो जब नहीं करेगी तो फिर कौन सी इक्वेशन को फॉलो करेगी? तो बेटा ये है रियल गैस इक्वेशन, है ना? यहां पर ध्यान से दिख रहा है आपको, दिस इज रियल गैस इक्वेशन। यहां पे बेटा ये बन जाएगी P + AN²/V², V - NB = nRT, यानी कि यहां पर प्रेशर थोड़ा बढ़ गया, वॉल्यूम थोड़ा घट गया और इक्वल टू nRT है। R का वही मतलब, टेम्परेचर T है, N नंबर ऑफ मोल्स है, सिर्फ A और B दोनों ही चीजें आई हैं, A और B। तो बेटा ये A और B दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है? कॉन्स्टेंट्स है। ये इक्वेशन दिमाग में रखनी है बेटा, ना कभी कभी काम आ जाती है, कम काम आती है बट आ सकती है, ठीक? दूसरा इंपॉर्टेंट नोट बेटा, दूसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है सीधे सीधे। आप बोलोगे सर कैसे आता है, ये बताओ कैसे आता है? मैं कहता हूं समझाता हूं, आराम से सुनना। देखो ये ग्राफ बनाया बेटा PV/RT और प्रेशर के बीच में, यानी PV/RT का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो ये इफेक्टिवली N है, ठीक है? और बेटा ये क्या है, P है। इन दोनों के बीच एक ग्राफ बनाया तो देखो मैंने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया। 200 केल्विन पे ऐसा ग्राफ आया, 500 पे ऐसा आया, 1000 पे ऐसा आया, और ये सारा ग्राफ रियल गैस का बनाया हुआ है। तो मैंने यहां से ऑब्जर्व किया, बहुत ध्यान से सुनना, कि इस रीजन को जब मैंने देखा तो इस रीजन में देखो ये जो 1000 केल्विन वाली लाइन है ये ऑलमोस्ट आइडियल जैसी हो जा रही है। ये डॉट 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 वाली तो आइडियल है, और ये देखो रियल वाली भी ब्लू कलर की लाइन ऑलमोस्ट इस रीजन में आइडियल के साथ क्या कर रही है, मर्ज कर रही है। इसका मतलब कि इस रीजन में आइडियल गैस और रियल गैस एक जैसी बिहेव कर रही है, या मैं बोलूं कि रियल गैस ऑलमोस्ट आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ हाई टेम्परेचर, देखो 200, 500 और 1000, यानी टेम्परेचर क्या हुआ, हाई टेम्परेचर, और इस तरफ बेटा प्रेशर क्या हुआ, लो, यानी कि प्रेशर कैसा हो गया, लो, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैस बेटा आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ये सीधा क्वेश्चन आता है, आपसे बोलेगा कि बताओ किन कंडीशंस के अंदर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। आप टपाक से आंसर दोगे, बोलो क्या दोगे, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। क्या बोला मैंने बेटा, लिख दूं यहां पे, लो प्रेशर एंड बेटा हाई टेम्परेचर। इस कंडीशन पे जो हमारी रियल गैस होती है बेटा वो किसको अप्रोच करती है, वो अप्रोच करती है बेटा आइडियल गैस को। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? श्योर? ओके, वेरी गुड बेटा। इसके बाद बेटा एक आखिरी पॉइंट और है, वो भी मैं ऐड करना चाहूंगा, यहीं पे थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? आखिरी पॉइंट ये है बेटा कि अगर मान लो मैंने ग्राफ बनाया होता प्रेशर और टेम्परेचर का,
प्रेशर और टेम्परेचर का। तो मैं ना ग्राफ जब बना रहा था तो मैंने ये देखा कि कोई एक ऐसा टेम्परेचर निकला जहां पर प्रेशर हाइपोथेटिकली क्या हो जा रहा है, जीरो। आप देखो बेटा प्रेशर वाई एक्सिस पे है ना, यहां पर जाके ग्राफ मिल जा रहा है, यानी इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहां पर उस टेम्परेचर पे प्रेशर जीरो है। बेटा ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जहां पे प्रेशर जीरो होता है इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। सीधे सीधे बेटा क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। और बेटा चार ऑप्शन थे, -273, -273.12, -273.15, -273 पॉइंट समथिंग। और बेटा करेक्ट आंसर क्या था, -273.15। ज्यादातर बच्चों को बेटा -273 याद होता है क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो का इफेक्टिव मतलब होता है बेटा 0 केल्विन, और 0 केल्विन ज्यादातर हम रफली याद करते हैं अप्रोक्सीमेट -273, बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है -273.15। आपको नहीं ये गलती करनी है, तो याद रखना बेटा कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, वो टेम्परेचर जहां पर प्रेशर क्या हो जाए बेटा किसी आइडियल गैस का, जीरो, वॉल्यूम भी जीरो होता है। ये मैं आपको एड ऑन बता रहा हूं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, -273.15, ठीक है। -273.15 किस में, डिग्री सेल्सियस के अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर। केल्विन में पूछोगे तो कितना होगा, 0 केल्विन। यानी एब्सोल्यूट जीरो की अगर मैं बात कर दूं, मैं लिखना चाहूं तो आई कैन वेरी इजीली राइट बेटा, है ना। देखो अच्छे समझना कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब या तो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। तीनों नोट्स पे से क्वेश्चन बनते हैं, बन चुके हैं इनफैक्ट, तो तीनों एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए बेटा। प्लीज पॉज द वीडियो नाउ एंड कॉपी द एंटायर स्क्रीन, राइट। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से कॉपी कर लो। ओके, अब बेटा मैं जिन चार पार्ट की बात करने जा रहा हूं वो आपको शायद मुझसे ज्यादा अच्छे से आते होंगे। मैं बात करने जा रहा हूं बेटा बेसिक लॉस की, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, केमिस्ट्री में खूब पढ़ा है अपने डिटेल में। मैं एक ओवरव्यू दूंगा आपको इसका, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं, राइट। आपको वैसे पहले से पता होगा देखो बॉयल्स लॉ मैं कैसे याद रखता था जब स्टूडेंट था, तो बॉयल मतलब बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर, मतलब जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता था कि किस में प्रेशर कॉन्स्टेंट, किस में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, किस में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। तो मैंने अपने दिमाग से याद किया अपने तरीके से कि बॉयल मतलब बॉइलिंग जैसा कुछ, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। यानी कि फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस बेटा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बेटा जो प्रेशर ऑफ द गैस होगा दैट विल बी इनवर्सली वेरिंग विद वॉल्यूम। भाई ये क्या बोल दिया, कुछ नहीं बोला, बहुत सिंपल है बेटा। PV इक्वल टू nRT अभी पढ़ा है हमने, कह दिया कि भाई टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। किसके लिए, बॉयल्स लॉ के लिए। तो बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और फॉर अ गिवन मास ऑफ द गैस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म अगेन, गिवन मास ऑफ अ गैस का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स विल आल्सो बी कांस्टेंट। अगर ये वर्ड नहीं लगाया, सिर्फ ये कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि T तो कांस्टेंट है ही है, अगर N की भी बात करें ये भी कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बेटा दिस इज व्हाट बॉयल्स लॉ लुक्स लाइक। बॉयल्स लॉ ऐसा दिखता है कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो लेट से मैं y एक्सिस पे प्रेशर और x एक्सिस पे बेटा वॉल्यूम ले लेता हूं, और मुझे पता है किसका ग्राफ बनाना है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा, राइट। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, समझ गए। जब वॉल्यूम इन्फिनिटी होगी तो प्रेशर जीरो, जब वॉल्यूम जीरो होगा तो प्रेशर इन्फिनिटी, इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्लियर। तो आई होप बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना, राइट। कि आप बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब आप एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हो जिसपे न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि भाई P1 बाय P2 इक्वल टू V2 बाय V1। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स में जहां बोलेगा वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ा दिया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बताओ प्रेशर कितने टाइम्स कम होगा। अरे कौन सी रॉकेट साइंस है, P1 बाय P2 इक्वल टू V2 बाय V1 कर देंगे डायरेक्टली, या सीधे सीधे बोल दो प्रेशर 10 टाइम्स बढ़ गया मतलब वॉल्यूम 10 टाइम्स कम हो गया, इस तरह से बेटा।
समझ गए? तो आपको ये चीज समझने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेटा इस एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपके लिए 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ होता क्या है, दूसरा ये एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनैलिटी वाला, तीसरा ग्राफ। ये तीनों फिर से आएंगे थर्मोडायनेमिक्स से नया नाम लेकर के। बताओ कौन सा नाम आ रहा है? कुछ दिमाग में घंटियां बज रही है कुछ? बोले सर घंटी बज तो रही है, हमें लग रहा है ये आइसोथर्मल जैसा कुछ है। मैंने कहा सही घंटी बजी। आइसोथर्मल में भी क्या होता था? टेम्परेचर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में भी क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। समझे बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अगर समझ गए, मैं साइड हो रहा हूं, आप प्लीज स्क्रीन को यहीं पे स्टॉप करो, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ना। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? अगला चार्ल्स लॉ। आप बोलोगे सर इसको कैसे याद रखते हो? मैं इसका याद करने का मुझे कोई तरीका समझ नहीं आया, मैं अपने दिमाग में फिट कर लेता। चार्ल्स मतलब चार्ली जैसा कुछ, और चार्ली का नाम सुन के कुछ कूल सी फीलिंग आती है, मतलब प्रेशर कम होता है। अब मेरे को कोई रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप भी नहीं कर पा रहे हो, सर क्या ही बकवास कर रहे हो। बात सही है, राइट? पर मैं ऐसे ही याद रखता था, ठीक है? चार्ली मतलब बहुत कूल पर्सन जिसके पास प्रेशर लेता नहीं है वो बिल्कुल भी, यानी कि प्रेशर क्या होगा? कॉन्स्टेंट। देखो इस बात का कोई मीनिंग नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, राइट? तो अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, देखो लिख दिया मैंने यहाँ पे, गिवन मास ऑफ अ गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, करेक्ट? देखो जरा लिख के दिखाता हूं पहले, PV इक्वल टू nRT। आपने बोल दिया कि भाई प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। तो यहां से बेटा क्या V प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा, यानी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखो फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, बेटा वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ आती है बेटा? टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि जब भी अगर आप बात करोगे कि कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है फॉर अ फिक्स्ड मास, यानी कि गिवन मास, यानी n कांस्टेंट, P कांस्टेंट, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, यानी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे सर इससे वो वाला फॉर्मूला कैसे निकालेंगे जो अभी आपने प्रोपोर्शनलिटी बताया? मैंने कहा क्या हलवा बात कर दी। V2/V1 को आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो बेटा? T2/T1। ये T है मेरा, P जैसा दिखता है, समझ गया बेटा? अच्छा कोई बोलेगा सर ग्राफ भी बना के दिखाओ। मैंने कहा ये लो, ये तो और ही आसान है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाना बेटा। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, आप सोचो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर बनाना है और हमें क्या करना है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो बेटा स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है? O से पास करना चाहिए बेटा, ये यहां से पास करते हुए, करेक्ट? और टेम्परेचर बेटा हमेशा किसके अंदर रखेंगे? केल्विन, ठीक है? केल्विन में। वॉल्यूम अपने को बताइए बेटा, लीटर्स में डाल सकते हैं। क्लियर? तो बेटा दिस इज व्हाट आई शुड नो। पहला कि भाई चार्ल्स लॉ मतलब प्रेशर कांस्टेंट, न्यूमेरिकल के लिए V2/V1 इक्वल टू T2/T1, और ध्यान रखना है टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है? केल्विन में रखना है, ठीक है? इसके अलावा वॉल्यूम आप किसी में भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करते हुए, अगर टेम्परेचर केल्विन में, सेल्सियस होता तो ओरिजिन से नहीं पास करता, फिर कहीं और से पास करता, थोड़ा ऊपर से पास करता। करते हैं कभी कभी ऐसे कंफ्यूज, आप मत होना। दोबारा रिपीट करूं, अगर टेम्परेचर केल्विन की जगह सेल्सियस में होता तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता, ये ऐसे जाता बेटा, ठीक है ना? तो अब अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। तो आई होप वी आर डन विद द चार्ल्स लॉ। अगर ये आपको समझ आ गया बेटा तो आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल है, केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ चुके हो, ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा समझने के लिए, पर मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो थोड़ी पेशेंस रखना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, फटाफट से खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो कॉपी करो, पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। नेक्स्ट इज गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है बेटा? ये कहते हैं, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट देख चुके हैं, प्रेशर कांस्टेंट देख चुके हैं, क्या बच गया? वॉल्यूम। यानी कि ये कहते हैं कि वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। यानी गेन फॉर अ गिवन गैस ऑफ मास ऑफ गैस मतलब n कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बोले ये क्या मतलब हुआ? मतलब कुछ नहीं हुआ, बहुत आसान सी चीज है कि PV इक्वल टू nRT में देखो कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया, गिवन गैस का मास का मतलब n कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है? यानी क्या बच गया बेटा? P प्रोपोर्शनल टू T बच गया। यानी कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो वी कैन राइट P2/P1 इक्वल टू बेटा T2/T1। ऑफ कोर्स अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बेटा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही किस में होने चाहिए? प्रेशर अपने पास होना चाहिए बेटा ATM के अंदर चलेगा, और टेम्परेचर केल्विन में चलेगा, ठीक है? क्लियर? राइट? ऑल्दो अगर आप अलग यूनिट भी लोगे तो परेशान नहीं होना है, एनीवेज रेशियो प्रोपोर्शन है तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए लोड नहीं लेना उस चीज का।
ठीक है बेटा, तो ये हो गया पार्ट। ग्राफ की बात करें फिर से वही कहानी बेटा, सिंपल स्ट्रेट यहां से पास करते हुए, राइट। तो यानी कि यहां पर अगर मैंने रख दिया लेट्स से P, यहां पे मैंने क्या रख दिया T, तो स्ट्रेट लाइन। और ये ध्यान रखना बेटा कि यहां पे जो टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर है, अगर केल्विन में नहीं हुआ तो क्या होगा बताओ डिग्री सेल्सियस में, बोलो अभी बताया था ना, सेम चीज थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बोले ठीक है सर, क्लियर बेटा। तो विद दिस अभी हम लोग तीसरा लॉ देख चुके हैं। मैं यहां पे आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे भी देख लो बेटा, फिर हम अगले चौथे लॉ पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। श्योर, अरे समझ आ रहा है, आ रहा होगा बेटा, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो बहुत इजी है। चलो बेटा लास्ट एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, देख ले। बोले देख लो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमको आता भी है। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। देखो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, अब की बार चेंज है, गिवन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर प्रेशर फिक्स दे रखा है आपको, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, टू द नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि अगर P और V, सॉरी P एंड T, ठीक है बेटा, प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों एक तो मेरे एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हो बेटा कांस्टेंट। तो बेटा इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे बेटा उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी। इनफैक्ट आपने शायद पढ़ा भी है कि एनटीपी पे अगर हम देखें, एनटीपी पे आई थिंक राइट, कि केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना कि एक लाइक 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम एक पर्टिकुलर मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई करता है, तो ये वही चीज है बेटा। तो अब जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। समझ गए बात को। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं बेटा विद वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, अगेन आई कैन सी ए स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू N है। समझ गए बात को। ऑल्दो इसका फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लिमिटेड यूज है, पर मुझे लगा कि आपको चारों लॉज एक बार अच्छे से आने चाहिए। तो अगर कहीं भी थोड़ा इधर उधर हुआ होगा तो आई एम श्योर कि अब आपको ये चारों लॉज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्लियर, गुड, बढ़िया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। राइट, ये पार्ट मोर और लेस आपका पढ़ा हुआ था। अब जो पार्ट बताने जा रहा हूं, प्लीज टू अंडरस्टैंड दैट, वो समझने के लिए सहारा एनर्जी लेकर के आओ, एकदम फुल एनर्जी और फुल फोकस के साथ। ठीक है, पानी वानी पी लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके, और फिर जब फुल एनर्जी में हो तो वीडियो को रिज्यूम कर। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। अब बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे assumptions of KTG। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेनी पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बोर्ड एग्जाम्स में या स्कूल में अगर हम बात करें बेटा, है ना, बोर्ड एग्जाम तो नहीं बोलूंगा बट 11th एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार KTG में से assumption या postulates। ठीक, इसके अलावा theoretical क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव में। तो देखो हर पॉइंट assumption समझना है और उसका मीनिंग भी समझना है, वो भी उतना ही जरूरी है। राइट, तो देखो सबसे पहला है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर आइडेंटिकल एंड स्फेरिकल इन शेप, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे एक पर्टिकुलर आइडियल गैस के, राइट, वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल सारे मॉलिक्यूल्स। आप सोचो एक मोल गैस के अंदर कितने होते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर होता है Na। समझे बात को, उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 × 10⁻23, सब एक जैसे हैं, आइडेंटिकल, एकदम एक जैसे। राइट, और सारे के सारे स्फेरिकल हैं शेप के अंदर। तो ये हो गया पहला अजम्पशन। किसका अजम्पशन चल रही है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए। मतलब एक आइडियल गैस के लिए अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना चाह रहे हो तो ये अजम्पशंस होनी चाहिए। बोले ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। सेकेंड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। आप बोले सर दोनों में क्या फर्क है? मैं समझाता हूं। एक कमरा है, ये वेसल या कंटेनर है, इसमें गैस है, अभी भी तो गैस है ना कोई एयर की फॉर्म में जो भी गैस है। आप सोचो इसमें जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ वॉल्यूम तो वो मैटर ऑक्यूपाई करता है, करेक्ट, और बाकी बहुत सारा फ्री स्पेस होता है। हमें दिखता है कि पूरे के अंदर अगर कोई मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस पूछेगा तो मैं पूरे कंटेनर की वॉल्यूम बता दूंगा, बट इफेक्टिवली जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं बेटा वो में तो मॉलिक्यूल नहीं है ना, वहां तो मैटर नहीं है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। क्लियर? इसके बाद बेटा अगर बात करें, मॉलिक्यूल्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि अगर मैं बात करता हूं बेटा एक पर्टिकुलर, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मोशन एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तीनों में इक्वल होगी। अब लोग इसका क्या मतलब है, देखो कितना इंपॉर्टेंट मतलब है।
इसका मतलब है Vx करेक्ट शुड बी इक्वल टू Vy शुड बी इक्वल टू बेटा Vz, यानी कि तीनों की तीनों स्पीड एक जैसी है। समझ गए? कोई डाउट इसमें? दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है, ओके बेटा ये वाला पॉइंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे बोला जाए कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक होने का क्या मतलब है? परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टकराते हैं ना बेटा, मॉलिक्यूल के साथ साथ मॉलिक्यूल जाके दीवार पे भी टकराएगा, वेसल की दीवार में, कंटेनर की दीवार में, जिसे उसे रखा है उसकी दीवार में। बोले अच्छा सर, मैंने कहा यस, हमेशा मॉलिक्यूल्स, इसके अलावा मॉलिक्यूल्स और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के बीच में कोलिजन्स होते हैं, और बेटा उन कोलिजन्स की वजह से अगर हम बात करें राइट तो एनर्जी में लॉसेस आ सकते हैं। लेकिन आपने तो कह दिया कि नहीं, कोलिजन तो परफेक्टली इलास्टिक है, और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यानी यहां पर अगर मुझे डेल्टा के पूछा जाए तो मैं कितना बताऊंगा? 0 बताऊंगा। समझ गए बात को? कोई डाउट बेटा? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। बोले ओके सर। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लेक्टेड। ये तो हमने आइडियल गैस की डेफिनेशन में भी पढ़ा था बेटा कि जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो नेग्लेक्ट कर दी जाती हैं। अब देखो इससे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। अगर उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो इसका मतलब होता है कि इसमें U का मतलब बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ये नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से आता है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब बेटा जो टोटल एनर्जी आएगा वो इफेक्टिवली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा आइडियल गैस के लिए। यानी आप सोचो कितनी बड़ी बात है बेटा, ये आप शायद अभी नहीं समझ पा रहे हो बट ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक आइडियल गैस की टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक नेचर की है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं है। इसका मतलब अगर कोई भी चीज काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी या काइनेटिक एनर्जी जिस पे डिपेंड करेगी, टोटल एनर्जी भी उस पर डिपेंड करेगी। और बेटा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, यानी टोटल एनर्जी भी करेगी किस पे? टेम्परेचर पे, ना प्रेशर पे, ना वॉल्यूम पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। समझ गए? आपसे सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा। बोले सर क्या? मैं बताऊं, आपसे बोलेगा कि भाई हमें बताओ कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? आप बोलोगे टेम्परेचर पे। टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? आप बोलोगे ओनली टेम्परेचर। किसकी? आइडियल गैस की। अगर कोई बोलता है नहीं रियल गैस की बात कर रहे हैं, तो रियल गैस में काइनेटिक तो टेम्परेचर पे करेगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब पे डिपेंड करेगी। तो अगर ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने कि आइडियल गैस में K और E किस किस पे डिपेंड करेंगे, रियल गैस में K और E किस किस पे डिपेंड करेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर एंड वेरी लाउड, राइट? तो बेटा ये हो गया हमारे पास बेसिक अजम्पशंस वाला पार्ट। एक अजम्पशन और रह गया, और बेटा वो है कि मॉलिक्यूल्स ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थे ना बेटा, ये मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली उन्हें ओबे करते हैं। समझ गए? मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन जैसी चीजें हम लगा सकते हैं, राइट? तो आई होप इतना पार्ट क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे अजम्पशंस अच्छे से लिख लो, अजम्पशन में से क्या चीजें निकाली वो भी लिख लो। जैसा कि ये वाला पार्ट, इक्वल प्रोबेबिलिटी मतलब Vx Vy Vz सेम, इलास्टिक कोलिजन मतलब डेल्टा के 0, इंटरेक्शन नहीं है का मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी। करेक्ट? क्लियर? यानी आइडियल गैस की K और E सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, रियल गैस की K तो टेम्परेचर पे करेगी, लेकिन E बेटा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों पे डिपेंड करेगी, राइट? तो मैं आपको प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस दे देता हूं, है ना? मैं यहां से हट जाता हूं। आप क्या करो बेटा, वीडियो को पॉज करो और पूरे नोट्स अच्छे से बना लो। वीडियो पॉज करके नोट्स अच्छे से बना लो और फिर ही बेटा क्लास को आगे लेके चलना, राइट? यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट? शैल आई स्टार्ट? ओके गुड, चलो आगे बढ़ता हूं बेटा। अब देखो बेटा मैं ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करने जा रहा हूं। ऑल्दो इसका डेरिवेशन स्कूल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं क्या करने जा रहा हूं, कंप्लीट डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा बट एक डेरिवेशन का ओवरव्यू दे दूंगा। काफी हद तक वो कंप्लीट डेरिवेशन जितना ही है, तो थोड़ा ढंग से समझ लो।
देखो हमारे पास ना बेटा एक क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या है, एक रूम है, एक वेसल है, करेक्ट। और हमें क्या करना है, एक कंटेनर है, हमें प्रेशर बताना है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बाय द गैस। यानी इसके अंदर गैस अगर मैं भर दूं तो वो गैस कितना प्रेशर लगाएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन बजेगा कि सर ये गैस ना प्रेशर क्यों लगा रही है। मैं बताता हूं, गैस को कमरे में बंद कर रखा है, गैस के मॉलिक्यूल्स है और सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में इधर उधर चल रहे हैं। तो जब चलते हैं तो बार बार बेटा वॉल से टकराते कि नहीं टकराते? बोले सर टकराते हैं, बिल्कुल टकराते हैं। अरे भाई अगर कोई मॉलिक्यूल वॉल से जाके टकराएगा तो उस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोले सर लगाएगा। अरे फोर्स लगाएगा तो प्रेशर भी तो लग रहा है, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर बन जाता है। इसलिए गैस को अगर एक कंटेनर में रख दो तो बेटा उसके ऊपर प्रेशर फील होता है। हम उसी प्रेशर की बात करना चाह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, राइट? ओके स्टार्ट करूं? बोले कर दो सर। अच्छे से समझना ना। देखो हम क्या करते हैं, एक गैस का मोल लेते हैं, मॉलिक्यूल, एक गैस का, ये हमने कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है बेटा। इसको मैंने कुछ Vx स्पीड दे दी, अभी मैं सिर्फ x एक्सिस को देख रहा हूं, Vx दे दी और इसका छोटा सा मास कितना है, स्मॉल है, ठीक। ये जाता है और इस वॉल से टकराता है। आप बोलोगे सर किस वॉल से टकराता है? मैंने कहा मैं बताता हूं किस वॉल से टकराता है। मैं इस वॉल की बात कर रहा हूं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ये ग्रीन वाली, इसको येलो से बना दूं, ये येलो ग्रीन वाली वॉल, इस शेडेड वॉल, यानी आपके कमरे की सामने वाली दीवार। ये मॉलिक्यूल गया टकरा के और वापस आ गया। आप बोलोगे सर कितनी स्पीड से वापस आएगा? मैं बोलूंगा याद करो अजम्पशन, इलास्टिक कोलिजन, जितनी स्पीड से बॉल को दे मारोगे दीवार पे उतनी स्पीड से वापस आएगी। बोले हाँ सर याद आ गया। मतलब ये कि ये वापस जब आएगा बेटा तो ये वापस आएगा एग्जैक्टली सेम स्पीड Vx से। इनका बहुत बढ़िया बेटा। यानी कि अगर मैं एक दीवार के कोने शुरू करूं तो एक मॉलिक्यूल जाता है दीवार से टकराता है, फिर वापस आता है, फिर वही काम रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो बार बार कोलिशंस हो रहे हैं। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है। मैंने कहा अब देखो, आपको चाहिए था प्रेशर, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। प्रेशर का मतलब होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। बोले ठीक है, एरिया के लिए बेटा हम मान लेते हैं कि ये जो क्यूब है बेटा, है ना, इसके डायमेंशन कितने हैं, L, यानी कि L इंटू L। बोले ठीक है सर, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया, जहां पे एरिया हम लिख देंगे L इंटू L, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुना। फोर्स को क्या मैं डेल्टा P बाई डेल्टा T लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं बेटा ना, डायरेक्शन को छोड़ देना अभी के लिए। डायरेक्शन तो हमें पता ही है कि दीवार को सामने ही हिट करेगा। मैं बात कर रहा हूं डेल्टा P बाई डेल्टा T। फोर्स को लिख दिया मैंने सेकेंड लॉ से, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इसीलिए मैंने थर्ड लास्ट असम्पशन दिया था कि बेटा आइडियल गैस न्यूटन लॉ को फॉलो करता है। बोले ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। तो डेल्टा P बाई डेल्टा T बाय ए। बोले ठीक है सर। मैंने कहा आप सोचो कि ये m इंटू Vx मोमेंटम से जाता है। बोले कि सर ऐसा क्यों? अरे भाई कितनी बार बताएं, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, अब तो रटा पड़ा है आपको। तो m इंटू Vx जाने का मोमेंटम, m इंटू Vx आने का मोमेंटम, लेकिन आने का नेगेटिव है, जाने का पॉजिटिव है। यानी चेंज अगर लिखना चाहूं, चेंज, तो फाइनल अगर लिखूं तो देखो क्या लिखूंगा, फाइनल लिखूंगा माइनस m Vx, क्योंकि बैकवर्ड में मतलब माइनस जाने का था, ये अपना हो गया बेटा P फाइनल माइनस P इनिशियल। P इनिशियल कितना था, पॉजिटिव MVx। टोटल कितना निकल के आ गया, माइनस 2mVx। ये चेंज इन मोमेंटम आया बेटा, लिख दो यहाँ पे, खाली मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, नेगेटिव को हटा दूंगा। तो यानी कि ये आ जाएगा 2mVx डिवाइडेड बाय एरिया, तो मेरे पास था ही था, टाइम। आप सोचो ये मॉलिक्यूल है, एक दीवार के कोने जाता है, टकराता है, वापस आता है, फिर जाना शुरू करता है। यानी एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में बेटा क्या जाने से लेके आने तक का समय लगेगा? बोले हाँ सर। आप बताओ L लेंथ जाने की और L लेंथ आने की, और Vx से जाता है, Vx से आता है, तो सर इसका मतलब तो आप टाइम के लिए सीधे डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दो। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं वही सुनना चाह रहा था आपसे। यानी कि मुझे यहां पे लिखना चाहिए डिस्टेंस कितना, L जाने का L आने का, यानी टोटल कितना बेटा 2L। कितनी स्पीड से काम हो रहा है सर? Vx से हो रहा है, Vx से लिख दो फटाफट से। मैंने कहा वेरी गुड, यानी कि अपने को यहां तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। प्रेशर को लिखा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को लिखा डेल्टा P बाई डेल्टा T इंटू एरिया, डेल्टा P को लिखा 2mVx,
डेल्टा टी यानी कि टाइम को लिख दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एरिया कैसे एरिया को भी चेंज कर देना, क्यों ऐसे करना है, एरिया ने क्या बिगाड़ा अपना, तो एरिया को लिखते हैं एल स्क्वायर। बोले बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ एल इंटू एल स्क्वायर क्या होगा, एल इंटू एल स्क्वायर। आपके दिमाग में घंटियां बजेंगी, सर एल इंटू एल स्क्वायर का मतलब तो एल क्यूब मतलब वॉल्यूम, इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि इस 2 से 2 को काटूंगा, ये Vx ऊपर जाएगा, ये बनेगा m Vx का स्क्वायर, मैंने कहा वेरी गुड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कोई दिक्कत, m Vx स्क्वायर बाय वॉल्यूम। एक काम करो, कैपिटल V लिख दूं वॉल्यूम को, बोले यस सर नो इश्यूज, लिख दो। मैंने लिख दिया m Vx का स्क्वायर बाय वॉल्यूम। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा इसके अंदर, क्लियर। अब सुनते जाना, अभी तो स्टार्ट हुआ बेटा ये, अब इसको आगे लेके चलते हैं, है ना। अब Vx स्क्वायर को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा मैंने क्या कहा, ये जो Vx स्क्वायर आपने लिखा है ना, ये जो Vx स्क्वायर आपने लिखा है बेटा, ये तो मॉलिक्यूल के सिर्फ x एक्सिस की वजह से लिखा था, है ना। इफेक्टिवली अगर देखोगे तो बेटा y एक्सिस में भी स्पीड होगी और z एक्सिस में भी स्पीड होगी, करेक्ट। यानी कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल की नेट स्पीड की बात करूं तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, कहां लिखूं, यही लिख दूं, यहाँ स्टार पॉइंट बना, या एक काम करता हूँ, रुको बेटा इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है बेटा, ये ऐसा है, यहाँ लिखते हैं अपन। देखो अच्छे से समझना बेटा ना, आराम से सुनना। मैं अगर बात करता हूँ बेटा v शुड बी इक्वल टू रूट के अंदर Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर, ठीक है, ये हटा देता हूँ। समझ आई बात बेटा, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा। आप सोचो ना, ये Vx था, ये इफेक्टिवली Vy था, ये इफेक्टिवली Vz था, तो बेटा ये 3 वेक्टर ही तो है। तो नेट अगर मेरे को स्पीड चाहिए तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो करते हैं जब आपके पास वेलोसिटी होती है Vx i कैप, Vy j कैप, Vz k कैप, तो आप यही तो करते हो। बोले हाँ सर। यहां से मुझे एक अजम्पशन याद आया। बोले सर कौन सा अजम्पशन, Vx इक्वल टू Vy इक्वल टू Vz। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसका मतलब तो मैं सीधे लिख सकता हूं 3Vx का स्क्वायर। मैंने कहा यस बेटा यू कैन राइट, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ मोशन इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है सर। यहां से जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे मिलेगा v स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू Vx स्क्वायर। मैंने कहा वेरी गुड, यहां पे रखता हूं। ये जो प्रेशर आया था ये m को छोड़ देता हूं, Vx स्क्वायर की जगह डालता हूं, तो mv स्क्वायर बाय 3 कैपिटल V। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट बेटा? कोई डाउट इसके अंदर? यानी इफेक्टिवली मैं देखो ओवरव्यू दे रहा हूं, बहुत ज्यादा उसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं, वरना तो आपको आरएमएस वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। तो अभी मैं बस एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा था और मैंने एक मॉलिक्यूल की नेट स्पीड के टर्म में प्रेशर लिख दिया। इफेक्टिवली तो अगर मैं जाऊंगा तो मुझे सारे मॉलिक्यूल्स की ऐड करनी पड़ेगी, तो फिर मैं लिखूंगा m1 v1 स्क्वायर, फिर प्लस आइडेंटिकल है तो m2 का भी दूसरा क्या हो जाएगा m v2 स्क्वायर, m v3 स्क्वायर, m v4 स्क्वायर, ऐसे करते जाऊंगा। तो जब मैं सारे मॉलिक्यूल्स की ऐड करूंगा तो खाली क्या होगा, ये जो v है ये Vrms बन जाएगा। आप ऐसे समझो, यानी इफेक्टिवली फाइनली जो प्रेशर निकल के आएगा वो आएगा बेटा m v RMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 3 कैपिटल V। यानी इफेक्टिवली अगर आप देखोगे बेटा तो आपके पास ये निकल करके आ जाएगा। समझे मेरी बात को बेटा? करेक्ट, ये और ये बेटा अपना इंपॉर्टेंट भी है। समझ गए? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? ठीक है, तो कुल मिलाकर के मुझे निकल गया प्रेशर इक्वल टू m v RMS का स्क्वायर बाय 3v। और बेटा दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। और भी एक्सप्रेशंस निकल करके आएंगे, मैं अभी इनको सिंप्लीफाई करूंगा और सारे कॉमन फॉर्मूले एक जगह लिख दूंगा। बट अभी के लिए मैं बता रहा हूं ये डेरिवेशन स्कूल के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है और अदरवाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी जरूरी है ना, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, बाकी सारा थियोरेटिकल। अब इसके बाद जो भी पढ़ोगे थियोरेटिकल ही है, वो याद ही रखना है। तो कहीं तो दिमाग भी चलाना चाहिए ना बेटा, वरना मजा ही नहीं
नहीं आएगा, फिजिक्स जैसा ही नहीं लगेगा। तो आई होप, आई एम श्योर कि मैंने पूरी कोशिश की है कि धीरे धीरे एक एक स्टेप, एक एक अजम्पशन, पोस्टुलेट की इंपॉर्टेंस बताते हुए इसे डिराइव करूँ, एंड आई हैव ट्राइड इट। तो बेटा आप एक बार इसको और दोबारा सुन लो अगर कोई दिक्कत है, और इस फॉर्मूले तक पहुंच जाओ एक बार, बिकॉज दिस इज रियल इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पक्का? चलो गुड। यहीं पे वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करो, समझो, नहीं समझ आया दोबारा समझो, उसके बाद बेटा आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे हलवा ऐसा रखा सारा, बस यही लास्ट ट्रिकी टॉपिक बच गया आपका। बोले ठीक है सर हम कर लेंगे, आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने कहा वेरी गुड। तो P इक्वल टू mv RMS का स्क्वायर बाय 3v। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, तो अब हम बात करने जा रहे हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं जो फॉर्मूला डिराइव किया वो साइड में लिख देता हूं, काम लेंगे उसको। P को हमने लिखा बेटा 1/3 स्मॉल mv RMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल V, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये अपने पास एक एक्सप्रेशन निकल के आ चुका है। हमें चाहिए काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। आप बोलोगे सर काइनेटिक का क्या मतलब है? अरे काइनेटिक का मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, राइट, मोशन वाला एनालिसिस। और अपने को पता है कि आइडियल गैस के पास काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी होती है। मैंने कहा हाँ, तो बेटा वही अपने को चाहिए, है ना, और वो भी किस में? टेम्परेचर की फॉर्म में। देखो कितना आसान है, कितना आसान। आप बोलोगे सर हलवा एकदम। मैं क्या करता हूं, यहां से बेटा P को एक तरफ रखता हूं, V को एक तरफ रखता हूं, और यहां पर 1/3 mv RMS के स्क्वायर को एक तरफ रखता हूं। क्या किया? V RMS के स्क्वायर को एक तरफ रखा। इसको मैंने 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड किया। कोई गुनाह थोड़ी कर दिया बेटा, कर सकता हूं ना, इजी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आप अपने दिल से पूछो, अपने दिमाग से पूछो कि भाई ये क्या है, तो आपका दिल और दिमाग दोनों एक ही आंसर देगा कि भाई ये तो काइनेटिक एनर्जी है। मैंने कहा वेरी गुड। और काइनेटिक एनर्जी तो क्या थी? टोटल एनर्जी थी आइडियल गैस के लिए। मतलब कि P इंटू V इज 1/3। अच्छा ये 2 को इधर ले आता हूं, ये 2 को अगर इधर लाएंगे तो बेटा ये बनेगा 2/3 ऑफ टोटल एनर्जी। सी हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। यानी कि यहां से टोटल एनर्जी निकल के आ गया 3pv/2। वेरी गुड, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, pv की जगह अगर मैं चाहूं तो मैं तो nRT भी लिख सकता हूं, 3/2 nRT। ये टोटल मेरे पास क्या निकल के आया बताओ? ये टोटल मेरे पास बेटा एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल करके आया। किसका एक्सप्रेशन बेटा? एनर्जी का एक्सप्रेशन। एक बार प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में, एक बार बेटा देखो mv स्क्वायर की टर्म में तो है ये सीधे हाफ mv स्क्वायर। करेक्ट, यही तो लिखा था हमने। यहां पे हमने लिखा था बेटा कि ये जो E है ये इफेक्टिवली हाफ mv RMS का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हो गया हाफ mv RMS का स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला हो गया 3pv/2, तीसरा हो गया 3nRT/2। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अगर बेटा इसी की जगह अगर आपको n मोल्स ऑफ गैस की अगर एनर्जी पूछेगा तो 3nRT/2। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की चाहिए, 3 एटम्स की चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो। जैसे इसको एवोगैड्रो से डिवाइड करोगे, Na से डिवाइड करोगे बेटा, n बाय कैपिटल Na कैपिटल R kb बन जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मैं समझा देता हूं, ये तो किसके लिए है? n नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अगर बेटा कभी भी मोल बदल करके मॉलिक्यूल बनता है, क्या बनता है? मॉलिक्यूल, काम की चीज है, तो कुछ मत करना, R को kb से रिप्लेस कर देना, जहां पे kb का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ गए? बस इतना सा। आपको अगर और डिटेल में जानना है kb क्या होता है, तो kb इज बेसिकली स्मॉल n बाय कैपिटल Na। समझ गए बेटा? दिस इज ऑल दैट यू शुड नो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तीनों एक्सप्रेशन आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये समरी है इसकी। तो अभी तक का देखो क्या क्या काम का निकला। एक, ये एक्सप्रेशन प्रेशर का फॉर्मूला काम का निकला। दूसरा, एनर्जी का प्रेशर के टर्म में, एनआरटी के टर्म में, हाफ VRMS के टर्म में। तो कुल मिलाकर के अगर ध्यान से देखें तो अपने पास ये 2 एक्सप्रेशन, ये एनर्जी का तीसरा एक्सप्रेशन, और ये इफेक्टिवली प्रेशर का एक्सप्रेशन। ये अभी तक के फॉर्मूले जिस पे आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं होता बेटा, सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपको प्रॉपर फॉर्मूला सही जगह पे क्लिक करेगा, सही यूनिट्स डालोगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर्स। आई एम 100% श्योर, राइट? ओके, तो बेटा अब मारो वीडियो पॉज का बटन, पूरा कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करना। इसके बाद मैं ना VRMS के फॉर्मूले भी निकलवा रहा हूं, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
अरे बोलो हाँ, बोले यस सर। मैंने कहा वेरी गुड। देखो मैं VRMS का फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, अभी अभी लिखा था ना बेटा, देखो अभी अभी हमने लिखा था कि P इज इक्वल टू 1/3 m VRMS का स्क्वायर बाय V। तो यहां से बेटा VRMS का पहला फॉर्मूला जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 3PV बाय स्मॉल m। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा वो निकल के आएगा 3/m। ठीक है, आराम से समझना बेटा, PV की जगह nRT, समझ गए बात को। और बेटा अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, मास, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, मास अपॉन मोलर मास, और बस 3 रहेगा। तो इफेक्टिवली यहां से बेटा 3n/m नंबर ऑफ मोल्स बाय मास, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, मोलर मास। ठीक है, इस n को आप लिख सकते हो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कैपिटल M, राइट। तो ये बन जाएगा बेटा 3RT/m0। ठीक है, m0 लिख देता हूं, मोलर मास, राइट। m0 क्या बेटा यहाँ पे, मोलर मास, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर पिछले 5 साल के आप सवाल देखोगे ना तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो निकल करके आ रहे हैं वो VRMS पे निकल के आ रहे हैं। यानी VRMS के जितने पॉसिबल फॉर्मूलेज हैं उन सब पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो बहुत अच्छे से समझना है कि VRMS का जो एक फॉर्मूला है वो 3PV/m है, दूसरा जो फॉर्मूला है वो 3nRT/m है, करेक्ट, जहां पे n नंबर ऑफ मोल्स है, m गैस का टोटल मास है, दिस इज टोटल मास। और बेटा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है √3RT/m0, √3RT/m0, जहां पे m0 का मतलब बेटा मोलर मास है, करेक्ट। और देखो अभी तक मैंने कहीं ये नहीं बोला कि ये गैस मोनो एटॉमिक होनी चाहिए, कि डाई होनी चाहिए, कि पॉली होनी चाहिए, यानी जैसी मर्जी गैस ले लो ये हमेशा √3RT/m0 होगा। आप बोलोगे सर इसमें इतनी चिल्लाने वाली बात क्या है भाई, इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अभी आप एक चैप्टर पढ़ोगे वेव्स, उसमें आएगा स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला लिखेगा √γ/RT/m0, बिल्कुल ऐसा दिखता है, वहां गामा होता है, यहां 3 होता है। फिर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि गामा तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, वहां वैसे क्वेश्चन करते हो, और यहां पे तो डिपेंड नहीं करता है, यहां ऐसे क्वेश्चन करते हो। तो जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो एकदम क्लियर याद रखना, VRMS ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज √3RT/m0, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। समझ गए बात को, मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, पॉली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स m0 बदलेगा, ऊपर 3 ही रहेगा, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, करेक्ट। जबकि अगर साउंड में आप पढ़ोगे तो वहां पे फिर ऊपर वाला फैक्टर बदलता रहता है। बोले ठीक है सर, हम लोग ध्यान रखेंगे इसका स्पेसिफिकली। तो आई होप VRMS के सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हैं, आपकी कॉपी में जा चुके होंगे, वीडियो पॉज करके अभी पहुंचा दो। इसके अलावा आपके पास प्रेशर के सारे फॉर्मूले आ चुके हैं, इसके अलावा एनर्जी के सारे फॉर्मूले आ चुके हैं। इन 9 फॉर्मूले पे कम से कम 90 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, क्लियर। तो आई होप आप इसको अच्छे से याद रखोगे और इस पूरी क्लास की जो मेहनत और एनर्जी है आपकी भी और मेरी भी, वो खराब नहीं होने दोगे, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब बेटा हम आगे चलते हैं थ्योरेटिकल टॉपिक्स के साथ, उसे रैप अप करेंगे और फिर हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो मीनवाइल प्लीज हैंग ऑन विद द क्लास, राइट। अगर लग रहा है कि काफी टाइम हो गया तो वीडियो पॉज करके पानी वानी पी लो, ब्रीथ कर लो, अच्छे से रिलैक्सेशन कर लो, लेकिन फुल एनर्जी के साथ ही क्लास अटेंड करो बेटा, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा काफी सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे सबसे पहले बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। आप बोलोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या? नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन गेन एनर्जी, यानी एक मॉलिक्यूल जितनी पॉसिबल फॉर्म्स में, वेज में एनर्जी को गेन कर सकता है उसे कहते हैं बेटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बोले ठीक है सर, एग्जाम्पल देके समझाओ। मैंने कहा समझाता हूं। मैंने 3 तरह के गैसेस ली है ना, 3 तरह के, राइट। एक तो बेटा मैंने सबसे पहले क्या करिया, मोनो एटॉमिक ले लिया, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मैंने सबसे पहले बात की बेटा मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक की अगर बात करूं तो बेटा मोनो एटॉमिक ऐसे ट्रांसलेट कर सकता है, ऐसे चल सकता है, बोले यस। वाई एक्सिस पे भी चल सकता है, बोले यस। और जेड एक्सिस पे भी चल सकता है, बोले यस। यानी इसके पास 3 डिग्रीज हो गई जिसमें ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे चल सकता है, मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल
आप बोलोगे सर ट्रांसलेशनल क्यों बोल रहे हैं? अरे ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ना बेटा, सीधे चलता है, ऐसे चलता है और ऐसे चलता है, तो 3 तरह से ट्रांसलेटरी मोशन करता है, इसलिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। समझ गए? तो ट्रांसलेटरी कितनी निकल के आ गई? 3। याद होनी चाहिए, बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। बोले ठीक है। अब आप पूछोगे सर फिर ट्रांसलेट के साथ साथ क्या रोटेट भी कर सकता है? क्या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है? मैंने कहा यस, बिल्कुल होती है। अब देखो रोटेशनल की बात करते हैं। रोटेशनल के लिए अगर एक बॉल घूमेगी, मान लो ये एक्स एक्सिस के अबाउट ही घूमता है ऐसे, अगर ऐसे घूमता तो ये तो इफेक्टिवली एक पॉइंट मास बनता ना बेटा, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? 0। अरे एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो वैसे भी एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता। ऐसे ही अगर इधर भी घूमेगा तो भी बेटा ये पॉइंट मास यहीं आ जाएगा, इधर घूमेगा तो भी अगर देखेंगे तो पॉइंट मास यहीं आ जाएगा। यानी इफेक्टिवली बेटा रोटेशनल में कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं आता, इसलिए रोटेशनल की कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 0। समझ गए? तो ये जो 0 निकल के आया बेटा, ये किसका निकल के आया? ये रोटेशनल का निकल के आया। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे समझो कि एक पॉइंट मास है, उसको आप चाहे एक्स एक्सिस पे रख दो, वाई एक्सिस पे रख दो या जेड एक्सिस पे, तीनों पे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, इसलिए वो रोटेशनल एनर्जी नहीं रख सकता। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला होता है एनर्जी का, करेक्ट? तो वहां पे आई नहीं है तो एनर्जी नहीं होगी, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। फिर आप बोलोगे सर क्या रोटेशनल और ट्रांसलेशनल के अलावा और भी कुछ हो सकता है? मैं बोलूँगा हाँ, वाइब्रेशनल हो सकता है। वाइब्रेशन मतलब जब मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करें। एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है बेटा 2। जब वाइब्रेट करते हैं एक तो डिस्टेंस बदलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, करेक्ट? एक इसके अलावा मूव करते हैं तो काइनेटिक आ जाती है। तो एक वाइब्रेशन मतलब 2 मोड। लेकिन सवाल उठता है क्या हमें उसकी टेंशन लेनी चाहिए? तो बेटा मेरे हिसाब से अभी तक मैंने हार्डली कभी क्वेश्चन देखा है जिसमें हाई टेम्परेचर पे बात करें, और वाइब्रेशनल सिर्फ हाई टेम्परेचर पे होता है। यानी कि आपको वाइब्रेशनल का लोड नहीं लेना, बिकॉज वाइब्रेशनल तब आएंगी जब आप हाई टेम्परेचर पे बात करोगे, जबकि जनरली हम कहां पे बात करते हैं बेटा? जनरली हम लो या नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करते हैं, ठीक है? तो उसका लोड हम नहीं लेंगे अभी के लिए। इसके बाद बात करते हैं बेटा डायटोमिक, ठीक है? डायटोमिक देखो बेटा, जब डायटोमिक की बात करते हैं तो डायटोमिक के अंदर भी ये एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस पे चल सकता है, यानी ट्रांसलेशनल तो 3 ही होगी। ट्रांसलेशन तो कितनी हुई बेटा? 3। लेकिन जब रोटेट करेगा अच्छे से समझना, तो देखो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होगा। आप ऐसे समझो ना, ये जो पेन दिख रहा है मार्कर, ये हमारा डंबल है डायटोमिक, ये हमारा एक्सिस है, ये ऐसे रोटेट करेगा ना इसके अबाउट, तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसके अंदर बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर एक्सिस ऐसे ले लूं तो ऐसे भी तो रोटेट कर सकता है, करेक्ट? यानी कि अगर मैं बात करूं z एक्सिस के अबाउट भी आएगा। हाँ, x एक्सिस का 0 होगा, क्योंकि डंबल ऐसा और एक्सिस भी ऐसे ले लिया तो दोनों ही मासेस एक्सिस पे आ गए। x एक्सिस पे आ गए मतलब यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसलिए ये बेकार हो गया। तो यानी कि अगर मैं रोटेशनल की बात करूं तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यानी टोटल कितना हुआ बेटा? टोटल इसका 5 हुआ, इसका टोटल कितना था? 3 था। बोले ठीक है सर। लास्ट में बेटा अगर ट्रायटोमिक की बात करें, ट्रायटोमिक, तो बेटा ऐसे समझो ट्रायटोमिक 2 तरह के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, लीनियर का मतलब एग्जैक्टली डायटोमिक चलाना है, इसलिए कोई लोड ही नहीं लेंगे। नॉन लीनियर अगर हो गया तो आप सोचो, अगर 3 पॉइंट मासेस हैं तो कोई भी दुनिया में ऐसा एक्सेस नहीं हो सकता जिससे तीनों एक साथ पास कर जाए, यानी तीनों मासेस उस एक्सिस पे आ जाए या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाए। यानी यहां पर हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन 0 आएगा। इसलिए बेटा यहां 3 ट्रांसलेशनल तो होती है, साथ के साथ 3 रोटेशनल, कुल मिलाकर के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप बेटा आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। यानी इफेक्टिवली मोनोएटॉमिक की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल हटा चुके हैं तो 3 है, डायटोमिक की 5 है, ट्रायटोमिक नॉन लीनियर की 6 है। और ये बिल्कुल हमारे दिमाग में रटी होनी चाहिए, इसको घोट के पीना है बेटा अच्छे से। समझ गए बात को? कोई डाउट इसके अंदर अभी तक? तो अगर कोई डाउट नहीं है बेटा, देन वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट, राइट? ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं अगली स्लाइड के साथ, है ना, नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा मैं बात करने जा रहा हूं हीट कैपेसिटी और एटॉमिसिटी की। आपको ज्यादा टर्म्स से परेशान नहीं होना है ना, ये टर्म से आप फेमिलियर हो फ्रॉम हीट, राइट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैं एक बार फिर भी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं जिस पार्ट की बात करने जा रहा हूं ना बेटा, मैं बात करने जा रहा हूं नेचर ऑफ गैस। हमारे पास 3 अलग अलग नेचर की गैस है बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक
मोनो एटॉमिक, करेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा डाई एटॉमिक, और इसके बाद बेटा अपने पास क्या है, पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक, करेक्ट। ये हमने अभी पहले देख चुके हैं हम लोग, राइट, डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी देखे थे, करेक्ट। वही चीज वापस उठा लिया। अब ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले जो चीज मैं लिखने जा रहा हूं बेटा दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको पहले से आती है कि भाई मोनो एटॉमिक की टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है। अगर मैं डाई एटॉमिक की बात करूं तो बेटा डाई एटॉमिक की कितनी, 5, और अगर बेटा मैं ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर की बात करूं तो 6। बोले ठीक है सर ये तो याद है, आपने बता भी दिया। इसके बाद बेटा जो अगला टर्म आता है हमारे पास वो आता है सीवी। सीवी का मतलब होता है बेटा मोलर, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे बेटा हीट कैपेसिटी। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा हमारे पास, वो निकल करके आता है FR/2। ये फॉर्मूला एकदम घोट के पीना है बेटा, FR/2। FR/2 के साथ साथ जो दूसरा फॉर्मूला है गामा की टर्म्स में बेटा, वो फॉर्मूला इसका होता है, गामा नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे बेटा R/गामा-1। आप बोलोगे सर यहां गामा क्या है, बेटा गामा का मतलब होता है इफेक्टिवली Cp/Cv, यानी कि एटॉमिसिटी या फिर पॉइजन रेशियो भी कहते हैं बेटा केमिस्ट्री में। तो गामा अपने को क्लियर हो गया, बोले यस सर क्लियर, कोई डाउट नहीं। इसके बाद बेटा हमारे पास आएगा Cp। आप जैसे ही देखोगे Cp, फट से आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि सर इसका मतलब तो मोलर हीट कैपेसिटी है। क्या है बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी, लेकिन अब की बार कांस्टेंट प्रेशर पे। इसका फॉर्मूला होता है सर Cv+R, आता है हमें। मैंने कहा वेरी गुड। और बेटा इसको अगर मैं F की टर्म में लिखूंगा तो देखो FR/2 लिख दो Cv की जगह, FR/2+R, यानी मैं सीधे सीधे लिख देता हूं बेटा, सीधे सीधे लिख देता हूं FR/2+R। समझ गए? कोई बोलेगा सर गामा की टर्म में बताओ जरा, तो Cv की जगह डालना R/गामा-1। तो यहां से बेटा एक्सप्रेशन निकल के आएगा गामा R/गामा-1। बेटा ये जितने भी फॉर्मूले हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आप चाहो तो गामा को डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में भी लिख सकते हो। आप पूछोगे कैसे, मैं बताता हूं। भाई Cp की जगह आप क्या लिख चुके हो, आप लिख चुके FR/2+R। Cv की जगह क्या लिख चुके हो, FR/2। तो जैसे इसको डिवाइड करोगे बेटा F+2 डिवाइडेड बाय F, ये आ जाएगा गामा का फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर के आपके पास Cv का फॉर्मूला है बेटा F की टर्म में, गामा की टर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। आपके पास Cp का फॉर्मूला है बेटा F की टर्म में Cv+R और गामा की टर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। आपके पास गामा का फॉर्मूला है Cp/Cv और F की टर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये तीनों सेट ऑफ फॉर्मूलाज पे सीधा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और उसमें यही एक्सप्रेशन देंगे। तो आपको देख के बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ बेटा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, देखो कितना आसान है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और ये FR/2 है, अपने आप Cv आएगा बेटा 3R/2, अपने आप Cv बेटा कितना आएगा 5R/2, 6R/2 का मतलब कितना बेटा 3R, तीनों में R ऐड कर दो Cp मिल जाएगा, यानी ये बन जाएगा बेटा 5R/2, ये बन जाएगा बेटा 7R/2, ये बन जाएगा बेटा 4R। अब यहां से जैसे ही Cp/Cv करोगे आपको गामा मिलेगा, गामा आएगा बेटा 5/3, 7/5 एंड 4/3। डेसिमल में अगर लिखें तो बेटा 1.67, इसके अलावा बेटा 7/5 का मतलब हो जाएगा 1.4 और बेटा ये हो जाएगा 1.33। यहां से बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि गामा सबसे ज्यादा किसका है, सर मोनो एटॉमिक का है। गामा दूसरे नंबर पे किसका है, सर डाई एटॉमिक का है। गामा तीसरे नंबर पे किसका है, सर ट्राई एटॉमिक का है। यानी इफेक्टिवली मुझे सबका गामा पता है, मुझे हर गैस का Cv पता है, हर गैस का Cp पता है। इसके अलावा मुझे Cv के फॉर्मूले F और गामा दोनों के फॉर्म में पता है, मुझे Cp का फॉर्मूला F और गामा दोनों के फॉर्म में पता है, मुझे गामा का फॉर्मूला Cp/Cv और F दोनों में पता है। मुझे सारे फॉर्मूले पता है, सारे वैल्यूज पता है। अब मैं इन्हें घोट करके अच्छे से पी जाऊंगा, समझ गए, या पी जाऊंगी, वो काम आपका है। मैंने आपको सब बता दिया।
बेटा ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, किसी हालत में छोड़ना नहीं है बेटा, प्लीज, राइट, प्लीज, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं आपको स्पेस दे रहा हूं, आप आराम से वीडियो पॉज कर लो यहां पे और आराम से पूरा कॉपी कर लो। जहां कंफ्यूजन हो वीडियो दोबारा देख लो, उसके बाद ही बेटा आगे बढ़ना है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, आप यहीं वीडियो पॉज करो और पूरा लिख लो। ठीक, जब हो जाए तो आगे बढ़ना बेटा। देखो इसके बाद बेटा हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। बेटा मुझे बताने की ही जरूरत नहीं है, नाम खुद बता रहा है। बोले क्या लॉ किसका? इक्वी पार्टीशन, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एनर्जी। अरे भाई टोटल एनर्जी जो है गैस की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, किसमें? ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम था कि इट इज द पॉसिबल वेज इन विच एनर्जी कैन बी गेन्ड, करेक्ट, जिसमें एनर्जी मिल सकती है। तो बेटा जितने वेज हैं सब में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो टोटल एनर्जी को, उसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। बोले ठीक है सर, कोई डाउट नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब देखो जरा, बहुत ध्यान से सुनना, काम की बात बताने जा रहा हूं आपको। ये मैं बता चुका हूं कि बेटा n मोल्स और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों? मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहा हूं। इसकी एनर्जी आपने लिखी थी 3nRT/2। जब मैंने क्यूब बनाया था, एक मॉलिक्यूल था, टकरा के वापस आया था, प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ऑन वॉल ऑफ ए कंटेनर, फिर वहां से एनर्जी निकाली थी 3nRT/2। वो किसके लिए थी? मोनो एटॉमिक, एक स्फीयर माना था। मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम n मोल्स की इतनी निकल के आई। तो आप मुझे बताओ यहां से n मोल्स और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी आनी चाहिए? सर बहुत आसान है, ये आ जाएगा nRT/2। मैंने कहा वेरी गुड। एक तो ये याद रखना है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और n मोल की कितनी? nRT/2। बेटा बिल्कुल वैसे ही अगर कोई बोलता है कि n मोल्स और f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बताओ भाई हमें, तो हम बोलेंगे कि ये तो काम का है, इसको अलग कलर से लिखते हैं, ये आएगा NFRT/2। ये तो रट लेना है NFRT/2। n मोल्स f डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू NFRT/2, n मोल्स 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू nRT/2। कभी कोई बोले कि ना मैं तो मोल वोल की बात नहीं करूंगा, मैं तो मॉलिक्यूल की बात करूंगा, मैं तो एटम की बात करूंगा, पहले बताया था फिर बता रहा हूं, जैसे ही मोल मॉलिक्यूल बनता है, एटम बनता है, वैसे ही R उठ के KB बनता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाता है। बोले सर याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा वेरी गुड। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये FR/2 का फॉर्मूला अभी पिछली टेबल में CV का लिखवाया था। बोले हाँ सर, इसका मतलब ये बन गया NCVT। दिस इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। जिसने थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी भी पढ़ी है केमिस्ट्री में, उसे पता है कि टोटल एनर्जी गैस की हमेशा क्या होती है? NCVT होती है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, वो यहीं से निकल के आता है KTG से। समझे? तो इस पूरे में आपको क्या याद रखना है? एक तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए nRT/2, f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए NFRT/2। बस घोट के पी जाओ उसको अभी के अभी। ठीक है बेटा, चलो इसको कॉपी करो, यहां पे वीडियो पॉज करो, कॉपी कर लो अच्छे से कॉपी में, और फिर ही बेटा आगे बढ़ना, क्योंकि अब हम इसको एक लेवल आगे लेकर के जा रहे हैं। पानी वानी पी लेना बेटा, बता रहा हूं मैं तुमको। पानी वानी पी लो अच्छे से ठंडा, और ब्रीथ करो अच्छे से, सब समझ आएगा। ठीक है, चलो अब वापस टेबल पे आ गया। फिर से वही नेचर ऑफ द गैस की बात करूं बेटा, मोनो और डाई और ट्राई। ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? मैं समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑलरेडी ये तो देख ही चुके हैं ना बेटा कि टोटल एनर्जी कितनी होती है। टोटल एनर्जी तो NFRT/2 होती है। हमें ये देखना है कि इसमें से कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है बेटा, इसमें से कितनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है बेटा, और इसमें से कितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तीनों अलग अलग गैसेस के लिए। आप बोलोगे टोटल में तो दिमाग ही नहीं लगाना, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की FRT, n डिग्री की NFRT। अरे भाई टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी मोनो की? 3, तो ये आना चाहिए बेटा 3nRT/2।
3 nRT/2, हाँ nRT/2 1 की थी। डाई की बात करूं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 5, तो बेटा 5 nRT/2। इसकी अगर बात करें कितनी थी? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी 3, इसकी 5, इसकी 6 का मतलब कितना आ जाएगा बेटा? 3RT, n भी आएगा आगे, ठीक है। ये तो हो गया टोटल की बात, सबकी अलग अलग आ गई, बिल्कुल सही। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम याद करो बेटा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 0, इसकी 2 और इसकी 3 थी, तो यानी इसकी रोटेशनल एनर्जी 0, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बन जाएगा nRT, करेक्ट, क्योंकि एक की क्या थी बेटा? nFRT/2, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की 2 से 2 कट जाएगा nRT, 3 की आ जाएगी बेटा 3 nRT/2, क्लियर। और बेटा अगर ट्रांसलेशन की बात करूं तो तीनों की कितनी कितनी डिग्री थी? 3 3 3, यानी कि यहां से अगर देखेंगे बेटा तो 3 3 3 का मतलब 3 nRT/2, समझ गए। आप बोलोगे सर ये हमने किया क्यों इतना लंबा चौड़ा? मैं समझाता हूं। पहला तो ये कि कभी कभी टोटल एनर्जी ना पूछ के आपसे हो सकता है कि ट्रांसलेशनल या रोटेशनल पूछ ले, तो यू शुड बी एबल टू आंसर, क्लियर, वो भी अलग अलग टाइप ऑफ गैस के लिए। दूसरा सवाल आपसे कभी कभी बोलेगा कि भाई क्या टोटल एनर्जी गैस के नेचर पे टाइप करेगी, डिपेंड करेगी? आप बोलोगे यस डिपेंड करेगी। आप पूछेगा क्या रोटेशनल नेचर पे डिपेंड करेगी? आप बोलोगे यस डिपेंड करेगी। बोलेगा क्या ट्रांसलेशनल डिपेंड करेगी? आप बोलोगे नो, ये तो सबके लिए क्या है? सेम, ये नहीं डिपेंड करती नेचर ऑफ द गैस पे। आई होप वेरी क्लियर बेटा। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे आप गलत नहीं करके आओगे। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो मैं लिखवा दे रहा हूं आपको क्लास में, उसके बाहर सवाल नहीं जाएगा, और ज्यादातर सवाल तो कंटेंट में से ही आएगा, थ्योरी में से। तो प्लीज इनको अच्छे से बिल्कुल ब्रेन के अंदर लेयर बाय लेयर सिस्टमैटिक तरीके से बिठाना है, याद करना है, घोट के पी जाना है बेटा। समझ गए बात को? अंडरस्टूड? ठीक है, अब मैं हटता हूं, आप वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करो, जब कॉपी हो जाए तो ही आगे बढ़ना, नहीं समझ आए वीडियो दोबारा देख के तो ही आगे बढ़ना, ठीक है। मैं बढ़ता हूं बेटा आगे। अब देखो बेटा, मैं बात करने जा रहा हूं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना है और उसको कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना है, आपको बस ऐसे ही समझना है ना, आपको बस ऐसे ही समझना है बेटा। इसके अंदर सिंपल सा फंडा यही है कि बस आपको यही समझना है, ये आपके किसी काम का नहीं है, ठीक। तो आपको बेटा बस इतना समझना है यहाँ के अंदर कि भाई ये ग्राफ किस किस का होता है। तो बेटा ये ग्राफ होता है dn/n और v के बीच में। v का मतलब है बेटा मॉलिक्यूलर स्पीड, मतलब मॉलिक्यूल की स्पीड। यह है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कितने मॉलिक्यूल्स के पास कोई एक स्पीड है। यानी इस स्पीड की अगर बात करूं तो भाई ये स्पीड जितने मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन के पास होगी वो यहां प्लॉट कर देंगे। बोले ठीक है सर। 3 तरह की स्पीड। सबसे पहली Vp, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, नाम से पता चल रहा है मोस्ट प्रोबेबल मतलब जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास हो। अरे सबसे ज्यादा फ्रैक्शन तो यहां पर है, यानी हमेशा पीक के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड आती है वो आती है Vp, और Vp का जो फॉर्मूला आता है वो आता है √2RT/m0। बोले ठीक है सर, याद कर लेंगे हम इसको। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। इसके बाद आता है बेटा एवरेज स्पीड, मीन स्पीड। मीन स्पीड इसके जस्ट बाद आता है v बार, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा √8RT/m। अगर कभी मीन स्पीड निकालनी भी हो बेटा तो देखो कितना आसान है। v मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होगा बेटा? v1 प्लस v2 से लेकर के कहां तक? vn/n तक। आई होप ये क्लियर हो गया बेटा v एवरेज, ठीक। फॉर्मूला आपके पास है √8RT/m0। तीसरा जो हम बहुत बार पढ़ चुके बेटा, RMS वैल्यू, यानी इसके बाद आता है VRMS, और इसका फॉर्मूला तो हम बहुत अच्छे से रट चुके हैं √3RT/m0। कोई बोलता है सर मैथमेटिकली VRMS का क्या मतलब होता है? तो बेटा VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी मीन ऑफ स्क्वायर का रूट, यानी रूट और मीन ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है बेटा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर से लेकर के vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। स्क्वायर को n से डिवाइड करोगे तो उसका मीन या एवरेज आएगा, उसका रूट कर दोगे तो आपको VRMS आएगा।
मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि सबका स्क्वायर करो, उसका एवरेज लो n से डिवाइड करके और उसका रूट कर दो। वहां से क्या निकल के आएगा? वहां से VRMS निकल के आएगा। अरे वाह सर, ये तो समझ आ गया। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। अब देखो इसी पे और क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कौन ज्यादा कौन कम। दिख रहा है सबसे ज्यादा VRMS, देन V मीन, देन मोस्ट प्रोबेबल। पूछ सकता है कि VRMS, V एवरेज और V मीन का रेशो बता दो। रेशो हमने कहा लो, ये कौन सी रॉकेट साइंस है? डिवाइड करता हूं अभी। रूट RMS मतलब √3, RT/0 तो कट ही जाएगा। V मीन का मतलब √8/π इज टू √2। क्लियर बेटा? तो आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ध्यान रखना है कि एक तो ग्राफ पे प्लॉट क्या होता है, RMS, मीन और प्रोबेबल। उसके अलावा V मीन और VRMS को कैसे लिख सकते हैं अगर V1, V2, V3, Vn तक दे रखा है। इसके अलावा ऑर्डर क्या होता है, इसके अलावा रेशो क्या होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज क्या होते हैं बेटा। ये पूरा कवर हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी अलग अलग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है उनको हमने प्लॉट किया और यहां से कुछ काम की चीजें निकाली जो अब हमने याद कर ली। ठीक है बेटा? तो अगर ये पूरा पार्ट समझ आ गया हो तो आप प्लीज यहीं पे वीडियो पॉज करके और इसको पूरा कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो और नोट्स बना लो, उसके बाद आगे बढ़ना है बेटा। ठीक है? और मैं आगे बढ़ता हूं ना, समझ आएगा तो ही आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं बढ़ना है। वीडियो पॉज करो, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक बेटा? चलो, तो आई होप आपको पहले वाला पार्ट समझ आया होगा बेटा, इसीलिए आप आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, इसके बाद बस कुछ फॉर्मूले, फिर लेक्चर खत्म कर दूंगा विद न्यूमेरिकल्स। तो अपने को बात करनी है बेटा मीन फ्री पाथ, इसे हम कहते हैं लैम्डा एम। आप बोलोगे सर ये क्या है? उनका बहुत सिंपल है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल है, ये गया टकराया, गया टकराया, गया टकराया, मतलब सारे मॉलिक्यूल चल रहे हैं ना, एक भीड़ है, सब दौड़े जा रहे हैं। तो बेटा सारे मॉलिक्यूल जब भीड़ में भाग रहे हैं तो किसी किसी से टकराते रहेगा ना, आंख बंद करके भाग रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल कभी इधर गया, इससे टकरा गया, फिर इधर टकरा गया, टकरा गया, टकरा गया, टकरा गया। अब पहली बार टकराया तो कुछ λ1 डिस्टेंस कवर कर पाया, दूसरी बार टकराने से पहले λ2 कवर कर पाया, उसके बाद टकराने के बाद λ3, ऐसे करते करते λn तक कवर किया। यानी ये हर दो कोलिजन के बीच में कभी λ1, कभी λ2, कभी λ3 से λn तक ट्रेवल किया। हमने सबका मीन ले दिया, हमने सबका एवरेज ले दिया, हमने लिखा λ1 प्लस λ2 से लेकर के λn/n। अरे भाई एवरेज ऑफ फ्री पाथ को ही तो मीन फ्री पाथ बोलेंगे। तो ये हो गया अपना मीन फ्री पाथ, यानी कि फ्री पाथ का एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स। राइट? आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है? अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की, जो हमें याद रखना है। कैसे आना है आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, आप बस याद रखना लैम्डा मीन इक्वल टू 1/√2π n/d²। अब आप पूछोगे बेटा यहां पे कौन सी चीज क्या है? भाई लैम्डा एम ऑफ कोर्स मीन फ्री पाथ, यहां पाई क्या है? पाई। √2 क्या है? √2। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझ गए? पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिख सकते हो कि स्मॉल m बाय कैपिटल M। भाई ये क्या कर दिया? स्मॉल m बाय कैपिटल M का मतलब है मास अपॉन मोलर मास, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा बेटा स्मॉल n। तो ये जो स्मॉल n मैंने लिखा है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, बट बेटा ये जो स्मॉल n लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इफेक्टिवली ये चीज है। समझ गए? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है बेटा। ठीक है? ये छोटी सी गलती है जो बच्चे कई बार इसको कुछ कुछ बोल देते हैं, नंबर, डेंसिटी, मोल, फलाना ढिमका। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है बेटा। डी का मतलब होता है डायामीटर। आप बोलोगे सर डायामीटर किसका? डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, जिसका मीन फ्री पाथ निकालना है। जिसका मीन फ्री पाथ निकालना है उस गैस के मॉलिक्यूल का डायामीटर डी।
करेक्ट बेटा? तो आई होप दिस फॉर्मूला इज वेरी क्लियर टू यू। कभी कभी आपको अलग अलग लैम्डा देके लैम्डा मीन पूछेगा, कभी कभी आपको इस फॉर्म में पूछेगा, कभी कभी बोल देगा कि भाई मुझे तो ये बताओ कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लैम्डा का क्या होगा, प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो क्या होगा। बेसिक चीज देखो, वॉल्यूम अगर बढ़ाया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा उतना का उतना ही अपने को दे रखा है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है उतने का उतना ही है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेरिएशन आ रहा है, कि भाई वॉल्यूम चेंज करोगे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से वहां का वेरिएशन देखना है और उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमें आगे प्रोसीड करके बताना है कि भाई उस फॉर्मूले के हिसाब से एन में क्या इंपैक्ट आएगा। एन में बेटा जो भी इंपैक्ट आएगा उसके हिसाब से क्या आएगा, लैम्डा एम आ जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, ये पर यूनिट वॉल्यूम है बेटा, यानी कि यहाँ पर इसको कैपिटल वी से भी डिनोट करना है। ठीक है, तो मैंने अभी तक बोला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ बेटा, दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना अच्छे से। तो वॉल्यूम से जब डिवाइड करोगे तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि जैसे मान लो वॉल्यूम कम हुआ, नंबर ऑफ मोल्स उतने के उतने ही हैं, तो बेटा वॉल्यूम अगर कम हो गया, ये उतना का उतना ही है, तो ओवरऑल स्मॉल एन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्मॉल एन बढ़ जाएगा तो मीन फ्री पाथ घट जाएगा। ऑब्वियसली वॉल्यूम करने पे भीड़ भाड़ हो गई, भीड़ भाड़ होगी तो जल्दी जल्दी भिड़ेंगे, जल्दी जल्दी भिड़ेंगे तो लैम्डा छोटा हो जाएगा, होना भी चाहिए, ऐसे सोचना है बेटा। आई होप आई एम वेरी क्लियर बेटा इसके साथ। ठीक है, अगर आपको ये पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है बेटा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं जगह देता हूं, प्लीज कॉपी कर लो अच्छे से बेटा इसको, वीडियो पॉज करके, और अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। देखो मैं बात कर रहा हूं बेटा स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। छोटा सा ये टॉपिक नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल है। और अच्छी बात यह ना बेटा कि ये न्यूमेरिकल अच्छे लेवल का है, तो जिसको लगता है कि थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना, प्लीज इस पे फोकस करना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअली भी अच्छा है। देखो कितना आसान है, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि अगर आपके पास कैपिटल एन मोल्स होते ऑफ अ गैस, कैसी गैस, लेट्स से डायटोमिक, ऐसे कहता कि इसमें से स्मॉल एन डिसोसिएट कर जाते हैं, डिसोसिएट। ठीक है, स्मॉल एन क्या कर गए, डिसोसिएट कर गए, तो ऑफ कोर्स कैपिटल एन माइनस एन तो बच गया बेटा, कैपिटल एन माइनस एन ऐसे कैसे बच गए, जो डिसोसिएट करेंगे वो बेटा मोनोएटॉमिक बन जाएंगे और जो ऐसे कैसे रह गए वो डायटोमिक रह जाएंगे। बोले यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग या डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एन मॉलिक्यूल्स डायटोमिक डिसोसिएट कर गए। कितने कर गए, स्मॉल एन डिसोसिएट कर गए, क्या बना, मोनो बना। अच्छा एक मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट करता डाई का तो दो मोनो बनाता। एन यदि डिसोसिएट किया बेटा तो एन डिसोसिएट करने पे मोनो के 2n बनेंगे। हाँ जो बच गए बेटा वो ऐसे कैसे डाई के n-n बच जाएंगे। ठीक है, ये हो गया डिसोसिएशन। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, आपको पूरी कहानी एनर्जी की चलानी है। तो यहां पर अगर मैं देखूं बेटा, ध्यान से समझना, तो यहां पर बेटा अगर मैं U की बात करूंगा तो ये आएगा कैपिटल N। ठीक है, डायटोमिक है तो बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 5, कोई दिक्कत, NFRT/2 फॉर्मूला, तो NFRT/2, कोई डाउट बेटा, बोले सर कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। इसके बाद बेटा जब मोनो की बात करेंगे तो U1 आ जाएगा बेटा, N की जगह कितना लिखेंगे, 2N, मोनो है तो F की जगह 3 और बेटा RT/2। बेटा यहाँ पे T डैश लिख देते हैं क्योंकि इनिशियली टेम्परेचर T रहा होगा, बाद में टेम्परेचर सेम भी रह सकता है और डिफरेंट भी रह सकता है ना। ये जिसमें डिसोसिएट किया बेटा यही तो हमारा फाइनल मिक्सचर है। अब हमें थोड़ी पता है कि बेटा फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, तो हम T डैश मान करके चलते हैं। ठीक है, सेम होगा तो T डैश और T को सेम कर देंगे। और बेटा इसी तरह से अगर U2 की बात करें तो देखो U2 की बात करेंगे तो बेटा ये आएगा N-N 5RT/2 T डैश। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बेटा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने पे मुझे मिल जाएगा U फाइनल, और बेटा ये तो अपने पास ऑलरेडी क्या है, U इनिशियल। तो आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनेंगे। आप बोलोगे सर कैसे, मैं समझाता हूं। पहला सवाल आपको बनेगा कि भाई टेम्परेचर सेम रखना है तो कितना एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगा। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि इनिशियल टोटल कितनी थी, आप ये देखोगे कि फाइनल टोटल कितनी है, फिर आप देखोगे फाइनल ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड U फाइनल माइनस U इनिशियल, अगर कम है तो एनर्जी रिलीज U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो दैट वे यू कैन टेल कि एनर्जी कितना एब्जॉर्ब या रिलीज हुआ है टू कीप द टेम्परेचर सेम,
टू कीप द टेम्परेचर सेम। समझे बात को बेटा? क्या बोले, एक बार और बताऊं? चलो एक बार और बताऊं। मैंने कहा अगर टेम्परेचर सेम रखना है तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगा। आपके पास इनिशियल एनर्जी है, आपके पास फाइनल एनर्जी है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आया मतलब एनर्जी ज्यादा यानी कि एब्जॉर्ब हुआ है, और अगर बेटा नेगेटिव आया मतलब एनर्जी कम हो गई मतलब रिलीज हुआ है। ऐसे करना होता है। इसका उल्टा क्वेश्चन भी बोल सकता है, बोलेगा कि मैं चाहता हूं कि एनर्जी में कोई चेंज ना आए तो फाइनल टेम्परेचर कितना है। कितना आसान है, कोई चेंज ना आए मतलब U इनिशियल शुड बी इक्वल टू U फाइनल, अपने आप T डैश का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए बेटा? सो दिस इज हाउ डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बेटा प्लीज वीडियो यहां पॉज करो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। नहीं समझ आया रिवाइंड करो, दोबारा देखो, फिर समझ लो, इसके बाद ही बेटा आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो गुड, मैं बढ़ता हूं, आपको समझ आएगा तो आगे बढ़ना है। ठीक, अब बेटा मैं बस कुछ फॉर्मूलेज और लिखवा रहा हूं, फिर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा केटीजी का। इसके बाद मैं 2-3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, एंड देन दिस लेक्चर विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, और वो मैं क्वेश्चंस का पार्ट को पार्ट 2 बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो देखो सम कॉमन फॉर्मूलाज की अगर बात करें तो देखो क्या क्या कॉमन फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलेज है बेटा, सबसे पहले तो आपको याद रखना है CV मिक्सचर का। ठीक है, CV मिक्सचर का मतलब होता है बेटा N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। यानी कि अगर आपके पास कोई मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें N1 मोल्स किसी एक गैस के हैं, N2 मोल्स किसी दूसरी गैस के हैं, और आपसे बोला जाए CV मिक्सचर, तो N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। कोई बोलता है CP मिक्सचर बताओ जरा सर, तो CP मिक्सचर जो आएगा बेटा दैट विल बी N1CP1 प्लस N2CP2 डिवाइडेड बाय बेटा N1 प्लस N2। समझ गए बात को? CV की जगह CP। कोई बोलता है F मिक्सचर बता सकते हैं क्या डिग्री ऑफ मिक्सचर? मैंने कहा यस, N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाय बेटा N1 प्लस N2। समझ गए? इसमें हाँ एक अलग फॉर्मूला आता है, मैं उसको अलग ही तरीके से लिख देता हूं, गामा मिक्सचर। उसके लिए बेटा आपको लिखना पड़ेगा N1 प्लस N2 गामा मिक्सचर माइनस 1, ये डिफरेंट है, इज इक्वल टू N1 बाय गामा 1 माइनस 1। ठीक है, प्लस N2 बाय गामा 2 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, इसे अच्छे से कॉपी कर लेना बेटा, है ना? ये आगे साउंड तक काम आएगा, राइट? सो विद दिस we are done with all the basic formulas, right? With this we are done with the complete theory of kinetic theory of gases। हमने पूरा KTG का theory बेटा one shot में complete किया है, complete theory, and I am 100% sure कि अगर आपने तरीके से क्लास अटेंड की होगी, सारी चीजें नोट डाउन की होगी, तो एक पॉइंट आपका नहीं छोटा है। I can bet on that, right? और मैक्सिमम मेजॉरिटी क्वेश्चन बेटा इससे क्रैक हो जाएंगे। करेक्ट? तो अब मैं क्या करता हूं, इस लेक्चर को यहां कंक्लूड करता हूं। आप एक बार अपने नोट्स अच्छे से बना लो, एक बार गो थ्रू कर लो, सारे फॉर्मूलेज याद कर लो, फिर मैं हाफ एन आवर का एक एक्स्ट्रा लेक्चर और डालूंगा जिसमें मैं 5 से 6 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप क्या करना, पहले पूरा थ्योरी गो थ्रू कर लो, फिर इसका असाइनमेंट पार्ट देखना। सारे क्वेश्चंस दूंगा, आराम से आप क्वेश्चन को पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना बेसिस ऑफ द थ्योरी, और फिर उसका सोल्यूशन देखना। तो मैं क्वेश्चन सोल्यूशन पूरा आपको असाइनमेंट देने वाला हूं, राइट? नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस पार्ट को मैं यहीं पे रैप अप कर रहा हूं, राइट? बेटा आई एम श्योर लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा था, काम का था, काफी इंटेंस था और काफी अच्छे से कंटेंट कवर हो गया, इफ यू रियली फील सो, देन बेटा डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया है, करेक्ट? एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो, राइट, हाउ यू लाइक द वीडियो, कैसा लगा। बहुत एनर्जी और मेहनत से बना रहे बेटा, है ना? अगर आपको लगता है अच्छा है, सच में काम का है, तो यू कैन यू कैन अप्रिशिएट, राइट? इट विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जिन बच्चों के पास आपको लगता है कि पढ़ने के एसेट्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, प्लीज स्प्रेड दीज वीडियोस टू देम, शेयर विद देम, राइट? उनको अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा एट नो कॉस्ट, राइट? तो उनको फायदा हो जाएगा बेटा, राइट? उनको अच्छा लगेगा और हमारी मेहनत भी ज्यादा काम आएगी, ज्यादा बच्चों के काम आ जाएगी। Correct? So you can proceed as you feel, right? It's totally your call. Thank you so much. Stay safe. Take care. Bye bye बेटा। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, जान लगा के मेहनत करते रहो। बाय बेटा।